नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर MPPSC, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित समस्त प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त रूप से करवाई जाती है। तो आप सभी इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से साहित्यकार हैं जो प्राचीन साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं, कौन मध्यकालीन और कौन आधुनिक साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर साहित्यकारों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वह है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, और यह एक संस्कृत के महान कवि और नाटककार भी रहे हैं। इनकी अगर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की या कृति की बात की जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि विश्व प्रसिद्ध इनकी कृतियों में सम्मिलित हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। अगर बात की जाए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अलावा और कौन ऐसे शासक हुए हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे, तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी नवरत्न सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं को किया है। और उनकी बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं महाकाव्य। इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है कुमार संभवम, जिसमें कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और जो दूसरा महाकाव्य है वह है रघुवंशम, जो कि भगवान श्री राम के वंश से संबंधित यह महाकाव्य लिखा गया है। अगर खंड काव्य की बात की जाए तो खंड काव्य में इनका जो प्रमुख खंड काव्य है वह है मेघदूत। मेघदूत खंड काव्य, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, उसका बहुत ही मनोरम और मनमोहक दृश्य का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नाट्य काव्य लिखा, माफ़ कीजिएगा, गीत काव्य लिखा है, जो कि ऋतु संहार के नाम से जाना जाता है। और अगर इनकी नाटकों की बात की जाए तो इनके नाटकों में मुख्य रूप से मालविका अग्निमित्रम, जिसमें कि मालविका और अग्निमित्र जो शासक हुए हैं उनकी प्रणय कथा के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में विक्रम और उर्वशी के बारे में इनके दूसरे ग्रंथ में बताया गया है। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की श्रेणी में आता है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों, इस प्रकार यह एक छोटा सा परिचय जो कि महाकवि कालिदास जी के बारे में था। अब हम अगले हमारे साहित्यकार की ओर चलते हैं। तो अगले साहित्यकार की अगर बात की जाए तो अगला नंबर आता है भर्तृहरि। भर्तृहरि, इनका अगर समय काल की बात की जाए तो यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इनका शासन रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि यह संस्कृत के विद्वान, प्रसिद्ध कवि, विशाल राज्य के राजा थे। और एक जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई और गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो जो हमने अभी जो उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि यह उनके ज्येष्ठ भ्राता या बड़े भाई थे, और जो कि गोरखनाथ जी एक महान संत हुआ करते थे, उनके शिष्य थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक बार इन्हें शंका हो गई, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आपके वियोग में मुझे रहना पड़ा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन जब ये एक बार शिकार के लिए गए तो इनके दूतों के द्वारा इन्होंने सोचा कि चलो आज हम इनकी परीक्षा ली जाती है कि हमारी जो पत्नी ने हमें कहा क्या वो सही है। तो इन्होंने अपने जो सैनिक थे उनके द्वारा इन्होंने यह खबर पहुंचाई कि जो राजा है वह उनकी मृत्यु हो गई है जंगल में शिकार करते हुए। तो इसी बात को सुनकर इनके वियोग में इनकी पत्नी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया था, जिसके बाद
इन्होंने अपनी सारी मोह माया को त्याग कर यह भी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन जब इनकी मुलाकात एक संत से हुई जिन्हें हम गोरखनाथ जी के नाम से जानते हैं, तो इनके सानिध्य में आने के बाद इन्होंने कहा कि आप अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, इससे अच्छा कि आप अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इनके शिष्य बने और आज हम इन्हें एक महान विद्वान के रूप में जानते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए कि इनकी जन्मस्थली, इनकी साधना स्थली और इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, तो यह तीनों चीज़ें अलग अलग है। अगर इनकी जन्मस्थली की बात की जाए तो इनकी जन्मस्थली उज्जैन इनकी जन्मस्थली रही। अगर साधना स्थली की बात की जाए तो चुनार, जो कि उत्तर प्रदेश की एक जगह है, उस जगह को इनकी साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। और अगर इनकी समाधि की बात की जाए तो इनकी समाधि सरिस्का नामक जगह, जो कि राजस्थान राज्य में है, वहाँ इनकी समाधि है। उज्जैन की गढ़कालिका के समीप स्थित राजा भर्तरी की गुफा स्थित है। तो जब हम उज्जैन जाते हैं तो वहाँ पर गढ़कालिका मंदिर के पास में ही गुफा है, जिसे कि हम भर्तरी गुफा के नाम से जानते हैं। अब इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी रचना के पीछे आपको शतक शब्द मिल जाए, आप बिना किसी संकोच के आप बता सकते हैं कि यह भर्तरी जी की रचना है। जैसे कि अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम प्राचीन जो साहित्यकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उसमें अगला नंबर आता है भवभूति जी का। भवभूति जी, अगर इनके वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था और इनके पिता जिनका नाम नीलकंठ तथा माता जिनका नाम जातकर्णी था। तो भवभूति जी के बारे में हमने एक छोटा सा विस्तार से, छोटा सा संक्षेप में इनका परिचय देखा। अब देखते हैं कि यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे तथा इन्हें भारत का भारतीय मिल्टन के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भारतीय मिल्टन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो महाकवि भवभूति जी को भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है। यह किनके दरबारी कवि थे, तो यह कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था ज्ञान निधि, जो कि इनके गुरु हुआ करते थे। अब अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि यह भी एक संस्कृत के कवि थे, तो इनकी जो नाटकें हैं वह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें कि प्रमुख कृतियों में मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र, जो कि एक दुखंत नाटक है। तो यह प्रमुख रचनाएं जो कि भवभूति जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि अगले जो कवि हैं वह है महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट के बारे में बात की जाए तो कादम्बरी, जो कि दुनिया का पहला उपन्यास था, तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की प्रथम रचना थी, क्योंकि यह हर्ष, जो कि हर्ष थे, कन्नौज के शासक हर्ष उनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इन्हीं के नाम पर हर्षचरित्र नामक एक रचना की। अगर इनकी उपाधियों की बात की जाए तो इनकी उपाधियों में वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा इन्हें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी अन्य रचनाएं हैं मुकुट तड़ित, चंडी शतक, पार्वती परिणय, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए यह अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण बहुत ही अच्छे से करते थे और इसी कारण इन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी भी नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी। तो साहित्य के वनांचल का केसरी किन्हें कहा जाता है, तो महाकवि बाणभट्ट को साहित्य का वनांचल का केसरी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो प्राचीन कालीन इतिहासकार है वह समाप्त होते हैं और अब हम मध्यकालीन इतिहासकार की ओर बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन इतिहासकार में सबसे पहले नाम आता है केशवदास जी का। केशवदास जी, जिन्हें कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रथम आचार्य तथा महाकवि होने का गौरव प्राप्त है, तथा
जो केशवदास जी हैं यह ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि और राजगुरु थे। अगर इनकी उपाधि की बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख उपाधि है, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है रसिक प्रिय, नखशिक वर्णन और कवि प्रिय। इनकी प्रमुख मुक्तक जो काव्य है वह है। और अगर प्रशस्ति काव्य की बात की जाए तो इनके प्रशस्ति काव्य में हैं रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और कुछ अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो अन्य रचनाओं में हैं रामचंद्रिका, बारहमासा, छंदमाला, विज्ञान गीता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारे मध्यकालीन साहित्यकार में नंबर आता है वह है पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट जिनका जन्म 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात की जाए कि इनके जन्म स्थल के विषय में थोड़े लोगों के बीच में भ्रम है कि इनका जन्म स्थल कहाँ पर है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु पंडित विश्वनाथ प्रताप मिश्र के अनुसार इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। अगर पद्माकर जी की बात की जाए और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने भी श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य और भक्ति वैराग्य काव्य इस अलग अलग रूपों में इन्होंने रचनाएं की। तो अगर श्रृंगार काव्य की बात की जाए तो उसकी प्रमुख रचनाओं में पद्माभरण, जगत विनोद, अली जह प्रकाश ये इनके प्रमुख श्रृंगार काव्य थे। और अगर प्रशास्त्रीय काव्य की बात की जाए तो उसमें प्रमुख रूप से हिम्मत बहादुर, विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली यह इनकी प्रमुख प्रशस्ति काव्य थे। और अगर भक्ति वैराग्य काव्य की बात की जाए तो उसमें प्रमुख रूप से प्रमोद पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, कवि पच्चीसी, राजनीति के वचनिकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और राम रस रसायन जो कि महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का भाषानुवाद है। चित्रात्मक शैली में साहित्य की रचना, तो इनके द्वारा जो भी साहित्य की रचनाएं की गई थी इन्हें चित्रों के द्वारा इन्होंने भली प्रकार से लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं और इन्होंने विभिन्न प्रकार के राजाओं के राज्य में आश्रय प्राप्त किया है। तो अगर बात की जाए कि किन किन के राज्यों में इन्होंने आश्रय प्राप्त किया है तो सबसे पहले नंबर आता है नौने अर्जुन सिंह जो कि सुगरा बुंदेला के शासक थे। अगला नंबर आता है परीक्षित जो कि दतिया के नरेश थे। नेक्स्ट हैं रघुनाथ राव जिनका संबंध सागर से है। अगले हैं प्रताप सिंह और जगत सिंह, यह भी सागर से संबंधित थे। तथा दौलत राव सिंधिया जो कि सिंधिया वंश के शासक हुए थे और इनका संबंध ग्वालियर से था। इन प्रमुख राजाओं के यहाँ पर इन्होंने राज आश्रय प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले जो कवि हैं वह हैं, अगले जो साहित्यकार हैं वह है भूषण जी। भूषण जी जिनका जन्म तिगवापुर ग्राम कानपुर में 1613 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी थे। और अगर इनके वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम अभी तक अज्ञात है। उपनाम की बात की जाए तो इन्हें जटाशंकर के नाम से जाना जाता है। और जो भूषण नाम से हम इन्हें जानते हैं यह एक उपाधि है जो कि चित्रकूट नरेश रुद्रदेव सोलंकी द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे बढ़ते हैं और इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो अन्य रचनाओं में भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिव बावनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य को ओजस्वी आख्यान किया है। तो इन्होंने जो इनकी प्रमुख रचना है शिव बावनी उसमें इन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनके शौर्य के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ जाते हैं आधुनिक साहित्यकार की तरफ। आधुनिक साहित्यकारों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था।
और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हो गई थी। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। 1943 उस समय का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, जिसे कि देव पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति हिम किरीटिनी को दिया गया था। तो 1943 में इन्हें जो पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का क्या नाम था? तो देव पुरस्कार नाम था। आगे बढ़ते हैं। और 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, वह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य पुरस्कार 1955 में इन्हें सम्मानित किया गया था और इनकी जो प्रमुख कृति है, जिसे हम हिम तरंगिनी के नाम से जानते हैं, उसी कृति के लिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार 1955 में भी प्रदान किया गया था। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें प्रभा, प्रताप और कर्मवीर इनकी प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं। और यह महात्मा गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा ये गांधी जी के साथ जेल भी गए। अब इनकी कुछ रचनाओं की बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हिम किरीट, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, युगचरण, वेणुलो गुंजे, धरा और विजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी अन्य रचनाओं में कृष्ण अर्जुन युद्ध, जो कि इनका एक प्रसिद्ध नाटक हुआ था, वह है। इसके बाद साहित्य के देवता, जो कि एक गद्य का गीत है, और बनवासी और पुष्प की अभिलाषा, जो कि इनकी कविताएं हैं। और दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा, जो कि सभी व्यक्तियों ने इस कविता को पढ़ा होगा, तो इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न, इनसे संबंधित जो प्रश्न है, वह है कि इनका जन्म किस जगह पर हुआ था। तो इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो नंबर है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म निहालपुर, प्रयाग, उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त 1904 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को वसंत पंचमी के दिन एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें छायावाद युग की कवित्रियों की संज्ञा प्राप्त है। अब बात की जाए तो इन्होंने भी, चूंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला थी। तो वह कौन सी महिला थी जिसने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया? तो वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही थी। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कांग्रेस में सम्मिलित हुई और गांधी जी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो उसमें प्रमुख रूप से आती है बिखरे मोती, जो कि इनका प्रथम हिंदी संग्रहण था। अब इनकी रचनाओं की बात की जाए तो काव्य संग्रह में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। यह इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हुआ करते थे। अगर इनकी कहानियों की बात की जाए तो बिखरे मोती और उन्मादिनी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी बाल साहित्य लिखे हैं, जिसमें कि सभा के खेल और सीधे साधे चित्र इनकी प्रमुख बाल साहित्य थी। और इनकी जीवनी जो है वह मिला तेज से तेज नामक जो पुस्तक है वह इनकी जीवनी है। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जो कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो श्योपुर जिले मध्य प्रदेश में 14 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो कि 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविताओं के बीच में एक सेतु माना जाता था। तो अगर प्रश्न बनता है
कि प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच सेतु किन्हें माना जाता है, तो वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी को माना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो कि गद्य और पद्य दोनों रूपों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने कुछ उपन्यास, कहानी और निबंध तथा काव्य चीज़ें बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें अगर उपन्यास की बात की जाए तो इनका प्रमुख उपन्यास विपात्र हैं। कहानियों में कांट का सपना, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में इनकी प्रमुख कहानियां हैं। निबंध की बात की जाए तो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो निबंध है वह है एक साहित्य की डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार। और अगर काव्य की बात की जाए तो काव्य में चांद का मुंह टेढ़ा है, तार सप्तक, भूरी भूरी खाक, धूल, सतह से उठता हुआ आदमी, चंबल की छाती, भूल गलती और शक्ति के इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने आज मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में देखा, जिसमें कि हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकारों के बारे में जाना। एक और साहित्यकार जिन्हें हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो कि संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने साथियों के बीच इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।